नमस्कार। चलिए आज समय में एक सफर करते हैं पीछे की ओर और जानते हैं मध्यकालीन भारत की उन शानदार इमारतों के बारे में जिनके पीछे छिपी है कमाल की इंजीनियरिंग और शाही सोच। तो शुरुआत एक इंजीनियरिंग पजल से करते हैं, एक ऐसी पहेली जो हमें सीधे कुतुब मीनार की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जरा सोचिए, आज से 800 साल पहले 50 मीटर की ऊंचाई पर एक गोल और घुमावदार पत्थर पर इतनी सटीक नक्काशी कैसे की गई होगी? ये सवाल ही अपने आप में हमें उस दौर के कारीगरों की बेमिसाल काबिलियत की दुनिया में खींच ले जाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम अपनी आज की चर्चा को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस प्राचीन इंजीनियरिंग पहेली को समझेंगे, फिर शहतीरों से मेहराबों तक के सफर पर चलेंगे, आसमान छूती इमारतों की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि वास्तुकला एक राजनीतिक बयान कैसे बनी। इसके बाद धरती पर स्वर्ग की कल्पना को समझेंगे और आखिर में अलग अलग शैलियों के संगम पर बात खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। और जैसा कि हमने बात की, हमारी पहली केस स्टडी है दिल्ली की शान कुतुब मीनार। अच्छा, तो ये जो 5 मंजिला मीनार है जिसे करीब 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया, ये सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं थी। नहीं, ये तो उस दौर की सटीक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है जिसे सदियों तक खड़ा रहना था। सोचिए, इसकी गोल और घुमावदार दीवारों पर अरबी में लिखावट, और वो भी इतने जटिल ज्यामितीय पैटर्न के साथ। इसके लिए जिस स्तर की प्रिसिजन की जरूरत थी वो आज भी आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़ी वास्तुशिल्प चुनौती पर आते हैं। एक ऐसी समस्या जिससे हर बड़ा बिल्डर जूझता है। इन बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर बिना खंभों के बड़े और खुले हॉल कैसे बनाए जाएं? तो देखिए, 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ज्यादातर बनाने वाले ट्रैबिएट स्टाइल का इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही सीधा साधा तरीका था, बस 2 सीधे खंभे खड़े किए और उनके ऊपर एक सीधी बीम या शहतीर रख दी। बस आपको ये मंदिरों में, मस्जिदों में, यहाँ तक कि बावड़ियों में भी देखने को मिल जाएगा। सिंपल, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थीं। असली टेक्नोलॉजिकल क्रांति तो तब आई जब आर्क्यूएट स्टाइल का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसने ट्रू आर्च यानी सच्चे मेहराब को जन्म दिया और इसका हीरो था बीच का पत्थर, जिसे कीस्टोन कहते हैं। ये कीस्टोन एक तरह से जादू करता था। ये पूरे ढांचे का वजन लेकर उसे सीधे नीचे पिलर्स तक पहुंचा देता था और इसी की वजह से बड़े बड़े खुले हॉल बनाना मुमकिन हो पाया। तो अब यहाँ दोनों स्टाइल्स का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है ट्रैबिएट, जिसमें आप एक हद तक ही चौड़ाई रख सकते हैं। दूसरी तरफ है आर्क्यूएट, जिसने आर्किटेक्ट्स के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे ही खोल दिए। अब वो बड़े बड़े हॉल, ऊंचे ऊंचे गुंबद, कुछ भी बना सकते थे। अच्छा, इस स्ट्रक्चरल क्रांति को और तेजी मिली एक नए मटेरियल से, चूना पत्थर का सीमेंट। और ये सिर्फ एक मामूली मटेरियल नहीं था, ये एक असली गेम चेंजर था। जब इसे पत्थर के छोटे टुकड़ों के साथ मिलाया जाता था तो इससे जो कंक्रीट बनता था वो कमाल का था। इसकी वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना न सिर्फ तेज हुआ बल्कि बहुत ज्यादा आसान भी हो गया। तो अब तकनीकें मजबूत हो चुकी थी, मटेरियल भी बेहतर था। तो अगला चैलेंज क्या था? जाहिर है, और ऊंचा बनाना। और इसके लिए जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत पड़ी वो वाकई हैरान करने वाली है। और इस चैलेंज का पैमाना समझने के लिए बस ये एक नंबर काफी है, 90 टन। सोच कर देखिए, 90 टन वजन का एक पत्थर, वो भी एक ही, उसे राजराजेश्वरम मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया बिना किसी मॉडर्न क्रेन के। कैसे? ये अपने आप में एक जबरदस्त इंजीनियरिंग पहेली थी। तो इसका हल क्या निकाला गया? देखिए, ये उस जमाने के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक नायाब उदाहरण है। आर्किटेक्ट्स ने मंदिर तक एक ढलान वाला रास्ता बनाया जो 4 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था। उस भारी पत्थर को रोलर्स पर रखा गया और धीरे धीरे उस रास्ते से ऊपर तक खींचा गया। और जब मंदिर बन गया तो उस रास्ते को हटा दिया गया। ये रास्ता इतना मशहूर हुआ कि पास के गांव का नाम ही पड़ गया चारोपल्लम, मतलब ढलान वाला गांव। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि लगभग उसी समय यूरोप में क्या हो रहा था। वहां गॉथिक स्टाइल की इमारतें बन रही थीं जो अपनी ऊंचाई के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो फ्लाइंग बट्रेस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे जो इमारत को बाहर से सहारा देती थी। तो मतलब एक ही था, आसमान को छूना, लेकिन रास्ते अलग अलग थे, जो दोनों जगहों की अपनी अपनी सोच और तकनीक को दिखाता है। अब इंजीनियरिंग से हटकर जरा एक और पहलू देखते हैं,
क्योंकि ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे के ढांचे नहीं थीं, ये राजनीति और प्रोपेगेंडा का एक बहुत शक्तिशाली जरिया भी थीं। तो सवाल उठता है कि राजा महाराजा इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते ही क्यों थे? देखिए, ये सिर्फ भक्ति दिखाने के लिए नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, अपनी ताकत दिखाने की, अपना पैसा दिखाने की और ये जताने की कि उनका भगवान से सीधा कनेक्शन है। साथ ही तालाब और बाजार बनवाकर वो जनता की तारीफ भी पाते थे। खासकर जो शाही मंदिर होते थे, उन्हें एक तरह से पूरी दुनिया के एक छोटे मॉडल की तरह बनाया जाता था। इसमें राजा का देवता बीच में होता था और उसके आसपास उसके सहयोगी राजाओं के देवता। तो जब राजा और उसके सहयोगी वहां पूजा करते थे तो ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता था कि जैसे देवताओं का राज चल रहा है, वैसे ही धरती पर हमारा राज न्यायपूर्ण है। और देखिए, सिर्फ बनाना ही नहीं, इमारतों को तोड़ना भी एक राजनीतिक चाल होती थी। जैसे कि यहां देख सकते हैं, जब एक राजा दूसरे राजा को हराता था तो वो अक्सर उसके मंदिर पर हमला करता था। क्यों? क्योंकि मंदिर उस राजा की ताकत का सिंबल होता था। तो मंदिर की मूर्तियों को कब्जे में लेना ये दिखाने का तरीका था कि देखो, हमने दुश्मन की ताकत के दिल पर कब्जा कर लिया है। चलिए, अब मुगलों की बात करते हैं। उन्होंने आर्किटेक्चर का इस्तेमाल एक बिल्कुल अलग तरह का आइडिया दिखाने के लिए किया, धरती पर जन्नत बनाने का आइडिया। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल व्यवस्थित हो, जिसमें पूरा संतुलन और नियंत्रण हो। और इस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण था चारबाग। ये एक खास तरह का बगीचा होता था जिसे दीवारों से घेर कर 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था और बीच से पानी की नहरें गुजरती थीं। तो ये सिर्फ एक बाग नहीं था, बल्कि ये स्वर्ग की कल्पना को जमीन पर उतारने जैसा था। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में हो। और ये चारबाग का कॉन्सेप्ट भी समय के साथ बदला। शुरुआत में मकबरा बाग के बिल्कुल बीच में होता था, जैसे हुमायूं के मकबरे में। फिर कश्मीर जैसी जगहों पर सीढ़ीदार बाग बने और आखिर में ताजमहल में तो मकबरे को बाग के बीच से हटाकर नदी के किनारे ले जाया गया, जिससे एक बिल्कुल ही अलग और शानदार नजारा बनता है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि जब बड़े बड़े साम्राज्य बने तो कैसे अलग अलग इलाकों की वास्तुकला की शैलियां आपस में मिली और एक नई मिली-जुली शैली ने जन्म लिया। और इस मामले में मुगल शासक काफी माहिर थे। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग इलाकों के आर्किटेक्चरल स्टाइल को अपने स्टाइल में मिला लिया। जैसे बंगाल की झोपड़ियों वाली छत के डिजाइन को लेकर बांग्ला डोम बनाया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी तो इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां गुजरात और मालवा जैसी जगहों का स्टाइल साफ साफ दिखता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। इन पुरानी इमारतों में कला, इंजीनियरिंग और राजनीतिक सोच का जो तालमेल हमें देखने को मिलता है, वो हमें आज के दौर में भविष्य के लिए इमारतें बनाने के बारे में क्या सिखा सकता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि डिजाइन, सोच और अपनी कहानी कहने की ताकत का एक खजाना है।